Good morning, everybody. Very, very good morning, good evening, good afternoon. नमस्ते नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, मज़े माँ। जवाब दीजिए, मज़े माँ, मज़े माँ, मज़े माँ। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सारे लोगों को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सबको 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 मेरा आशीर्वाद एक साथ सारे लोगों को। आज थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज आग लगने वाला है, तो इसलिए बगल अगल में पानी वानी लेके बैठिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आग ज़्यादा तेज़ हो जाए और आपको जला दे। उम्मीद करते हैं कि आपके शरीर को नहीं तो आपके दिल को तो ज़रूर जलाएगा। आज का जो चैप्टर होने वाला है, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर आपका शरीर अगर नहीं जलेगा तो उम्मीद करते हैं कि आपका दिल तो ज़रूर जल जाएगा। आपके दुखते तख्त पे हाथ रखने वाले हैं आज हम। एक ऐसा चैप्टर जो झकझोर के रख देगा आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करके रख देगा। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गाइस। सो अगर आप लोगों में से किसी का दिल टूटा है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, क्योंकि आज हर टूटे हुए दिल का मरहम लेकर के आया है ये चैप्टर। मैं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये चैप्टर ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोगों के 12th क्लास में ये चैप्टर ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ने के लिए दिया गया है, ऐसा इसमें है, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? पढ़ाना तो मेरी मजबूरी है। तो अगर आप लोगों में से किसी का दिल टूट गया है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, शेयर कर दो, खूब शेयर कर दो, क्योंकि आज ये चैप्टर वैसे लोगों के लिए मरहम का काम करेगा। जी हाँ, मरहम का काम करेगा। आप देख रहे हैं पीछे चैप्टर नंबर 5, 5वां चैप्टर है, पोएट्री सेक्शन क्लास 12 का 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एन एपिटैफ। वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। जुड़िए जुड़िए, इतना से काम नहीं चलने वाला है, अभी और संख्या को बढ़ाइए, संख्या को बढ़ाइए। लगता है कि आप में से कोई घायल नहीं है, इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। अब तक तो शेयर हो जाना चाहिए था बहुत सारा। वाल्टर डेला मेयर, अगर याद नहीं हो रहा है तो याद करने का तरीका है कि वाल्टर ढेला मारे। अगर याद नहीं हो रहा है तो याद करने का तरीका है वाल्टर ढेला मारे। वाल्टर ढेला मारे। ढेला कहाँ मारे? ढेला कहाँ मारे? तो एपिटाफ, अपनी पत्नी के कब्र पे। एपिटाफ का मतलब, एपिटाफ का मतलब क्या? एपिटाफ का मतलब होता है, आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोग, जो क्रिश्चियन लोग दफनाते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को, वहाँ पे एक बना दिया जाता है, पत्थर का एक बना दिया जाता है, चौबतरा टाइप का, और उस पर कुछ लिखा जाता है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में क्रॉस का चिन्ह रहता है, और वहाँ पे उस पत्थर पे कुछ लिखा होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ मृत्यु, ये सब लिखा होता है जी। तो वो जो लिखा होता है ना, शिल्प लेख, वो जो लेख जो लिखा होता है वही एपिटाफ का मतलब होता है। उस कब्र पे जो लिखा होता है वही एपिटाफ का मतलब होता है। तो अगर याद नहीं हो रहा है तो याद करने का अच्छा तरीका है कि हमारे लेखक वाल्टर डेला मेयर का दिल टूट गया है तो वाल्टर ने ढेला मारा। कहाँ? एपिटाफ पे, अपनी प्रेमिका के एपिटाफ पे वाल्टर ढेला मारा।
प्रेमिका के एपिटाफ पे वाल्टर ढेला मारा याद करने का सबसे आसान तरीका है वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर ने ढेला मारा एन एपिटाफ, अपनी प्रेमिका के एपिटाफ पर, जहां उसका कब्र था वहां। क्या है इस कविता का थीम, क्या है? थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले कि मैं आप लोगों को ये चैप्टर शुरू करूं, ये चैप्टर पढ़ाऊं, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। जी हाँ, तो सुनिएगा, 2 मिनट आप सुनिए, मैं अभी आता हूं थोड़ा चाय पी करके, तब तक 2 मिनट आप सुनिए। ये जो भी मैं सुनाने जा रहा हूं ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है गाइज, जो अभी आप सुनने वाले हैं वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तब तक 2 मिनट आप सुनिए और एंजॉय करिए, मैं 2 मिनट में आता हूं। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जी, तो आपने सुना कि जिंदगी एक किराए का घर है। सही बात है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो खाली करना ही पड़ेगा। यही इस कविता का थीम है। क्या है आपका जिस पे आप घमंड करते हैं? यहाँ पे कपड़ा, धन, दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सारी चीज़ों पे आप घमंड करते हैं। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास ये है, मेरे पास हाथी है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। किस बात पे घमंड करते हैं? ये कपड़ा आपका है, ये आज आपके शरीर पे है तो आपका है, कल किसी और के शरीर पे जाएगा तो किसी और का हो जाएगा। ये जिंदगी जो सांस ले रहे हैं, क्या ये आपकी है? किस बात का घमंड करते हैं? कवि यही तो बताना चाहते हैं कि किस बात का घमंड करते हैं आप, किस बात का घमंड करते हैं। ये जिंदगी, ये सांसें जो आप ले रहे हैं, जिसकी बदौलत आप जिंदा हैं, जिसकी बदौलत आपका इस धरती पे वजूद है, ये भी परमानेंट नहीं है। कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि जिंदगी एक किराए का घर है, टेम्परेरी है। किराए का घर मतलब टेम्परेरी, किराए का घर का मतलब क्या? टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। तो जिंदगी एक किराए का घर है मतलब जिंदगी टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है।
एक ना एक दिन तो खाली करना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो ये शरीर और आपका सांस दोनों एक दूसरे से अलग होगा ही होगा, ये परमानेंट नहीं है। किस बात का घमंड है, किस बात का? इस कविता को पढ़ने के बाद, आज के बाद बहुत जो भी स्टूडेंट इस कविता को ध्यान से सुनेंगे, उनके अंदर से एक घमंड नाम का चीज़ अगर वो अपने ताकत पे, अपनी सुंदरता पे, अपने धन, अपने दौलत, अपने रुपया, अपने पैसा, अपने घर, अपने मकान, अपने बंगला पे घमंड कर रहे होंगे, तो उनका घमंड आज चूर चूर होने वाला है। और आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और उनकी ज़िंदगी बदल जाने वाली है। आज इस 1 घंटे में उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, जो गाना मैंने आप लोगों को सुनाया, ये इसी चैप्टर का थीम था, इसी चैप्टर का थीम था कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं जो अभी आपने गाना के जरिए सुना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को बताता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स को रट रट के जाते हैं, तो आपको रटना ना पड़े, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैं पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लोगों को बता देता हूं, कि ताकि आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को एज ऑब्जेक्टिव अगर एग्ज़ाम में आ जाए उसमें से, तो आपको कहीं रटने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने दिमाग में बैठाइएगा। आइए देखते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देना चाहता हूँ कि वॉल्टर डेलामेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 को हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1873, 25 अप्रैल 1873 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 1956, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 1956, 22 जून 1956, 22 जून 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये 4 साल के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। सोचिए, जब ये 4 साल के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम इंग्लैंड। ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम इंग्लैंड। ये इंग्लैंड से थे और छोटी छोटी कहानियाँ लिखने की इनकी आदत थी शुरू से ही। धीरे धीरे आगे चल के ये छोटी कहानियों में फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ता कौन है? छोटी छोटी कहानियाँ बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कॉमिक्स वगैरह जो आते थे पहले, छोटी छोटी कहानियाँ जो होती थी वो बच्चे। अब तो वो छोटी छोटी कहानियाँ क्या कर दिया, डोरेमोन वगैरह जो कार्टून वगैरह टेलीविज़न पे उसको ला दिया है। सो अब उसका एक नया रूप देखने को मिलता है। अब बच्चे क्या ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं। पहले टेलीविज़न पे क्या देखते हैं, टेलीविज़न पे वो कार्टून्स वगैरह देखते हैं, डोरेमोन टाइप का, मोटू पतलू टाइप का। पहले क्या होता था, पहले बच्चे कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, तो पहले कॉमिक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स होता था और छोटी छोटी कहानियाँ उसमें होती थी, इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती थी। तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, जिसकी वजह से चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा फेमस थे, चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसीलिए इनको चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है, मतलब बच्चों के कवि। चिल्ड्रंस पोएट मतलब बच्चों के कवि। दैट्स द रीज़न ही इज़ वेल नोन एज चिल्ड्रंस पोएट। यही रीज़न है कि यह चिल्ड्रंस पोएट मतलब बच्चों के कवि के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस थे। बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि इनकी कविताएं छोटी छोटी होती थी, और उन छोटी छोटी कविताओं को ज़्यादा पढ़ते कौन थे? बच्चे। बहुत ज़्यादा इनको बच्चों ने फेमस कर दिया। आप भी बच्चे हैं, अच्छा लगे तो इतना शेयर कर दो माथुर सर को, माथुर सर भी फेमस हो जाए। तुम्हारे हाथ में है, कर दो शेयर, जितना शेयर कर सकते हो। आगे इन 1921 में ही गॉट जेम्स टेट ब्लैक अवार्ड। 1921 में 1921 में इन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम था मेमोरीज ऑफ द मिड डेट। मेमोरीज ऑफ द मिड डेट, ये एक नॉवेल उन्होंने लिखा, और इस नॉवेल को
सराहा गया और पुरस्कृत भी किया गया। किस अवार्ड से? जेमस्टेड ब्लैक अवार्ड। जेमस्टेड ब्लैक अवार्ड कब? 1921 में। छोटी छोटी जानकारियाँ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी, इसलिए इन छोटी से छोटी जानकारियों को भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आने वाले समय में एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। His two important works, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं, जी हाँ, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं जो इनको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है, पीकॉक पाई और सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि बहुत ज़्यादा इनको फेमस कर दिया। कौन कौन सा था? एक पीकॉक पाई और एक सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन। इन्हीं दोनों कविताओं के जरिए, इन्हीं दोनों रचनाओं के जरिए ये इतना ज़्यादा फेमस हो गए, कहते हैं ना कि कब कौन सा आपका चीज़ लोगों को पसंद आ जाए कि लोग आपको उठा के यहाँ से यहाँ कर देते। यही तो है मीडिया यही है। कब हमारी कौन सी चीज़ आप लोगों को पसंद आ जाए, कौन सा क्लास आप लोगों को पसंद आ जाए कि आप लोग यहाँ से यहाँ बैठा दें। मतलब कि उसको इतना ज़्यादा शेयर कर दिया गया कि वो दूर दूर तक फैल गया और लोग जानने लगे वाल्टर डेलामेयर को। लोग जानने लगे वाल्टर डेलामेयर को, कोई है जो लिखता है, इतना बढ़िया लिखता है। तो आप लोग भी अगर शेयर कर दें तो लोगों को पता चले कि कोई है इस छोटे से जगह पे जो इतना बढ़िया पढ़ाता है। कर दीजिए शेयर, थोड़ा दिखा दीजिए अपनी ताकत। तो इस प्रकार से अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इंट्रोडक्टरी पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देख रहे हैं आप यहाँ पे आगे अगला लाइन, हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो अगला लाइन है वो क्या कह रहा है? हिज वाइफ एल्फ्रीडा डाइड इन 1943। इनकी पत्नी जिनका नाम था एल्फ्रीडा, उनकी मृत्यु 1943 में हुई। इनकी पत्नी जिनका नाम था एल्फ्रीडा, उनकी मृत्यु 1943 में हुई। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा इनको सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है, ये सब आप हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में एलिजाबेथ II के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। आगे, द पोएट, कवि, मेक्स अस अवेयर, हम लोगों को जागरूक करते हैं किस चीज़ के लिए? ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ? मैं समझाता हूँ। हमारे आजकल की ज़िंदगी में लोग सबसे ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ को देते हैं? सबसे पहला लुक, शरीर, दूसरा पैसा, रुपया, धन, दौलत। कवि कह रहे हैं कि सब चीज़ नश्वर है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, ये रूप, रंग, सुंदरता, ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये कुछ भी आपका नहीं है, ये सब खत्म हो जाने वाला है। असली चीज पर तो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। असली चीज हमारे मन की सुंदरता है। लोग तन की सुंदरता पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, रंग रूप खूब गोरा कर लेते हैं क्रीम पाउडर घस के, लेकिन मन बहुत ही ज्यादा काला होता है। कवि ये हम लोगों को इस चैप्टर के जरिए बताना चाहते हैं, इस चैप्टर का थीम बताना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं इस चैप्टर का थीम क्या है? कवि यही बताना चाहते हैं, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि तन को उजला करने से कोई फायदा नहीं है, कोई याद नहीं रखेगा आपको।
मन को उजला करो, मन को काला होने से बचाओ। शरीर बहुत खूबसूरत है, गोरे हैं, एकदम खूबसूरत है, लेकिन आपका कर्म बहुत ही ज़्यादा काला है। लोग आपको आपकी सुंदरता पे नहीं बल्कि आपके कर्मों पे मेज़र करेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक आपकी पूछ है, जिस दिन मर गए उस दिन आपके सुंदरता को कोई याद नहीं करेगा, लोग आपके कर्मों को याद करेंगे। हमारे कवि वॉल्टर डेलामेयर यही हम तमाम श्रोतागण, जो भी दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारे लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि तन की खूबसूरती से ज़्यादा बड़ा मन की खूबसूरती होता है। तो तन की खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान मत दो, मन को खूबसूरत बनाओ, अपने कर्मों को खूबसूरत बनाओ। जिस दिन तुम्हारे कर्म खूबसूरत हो जाएंगे, लोग मरने के बाद भी याद रखेंगे। जिस दिन तुम्हारे कर्म काले रहेंगे और तुम्हारे सिर्फ तन खूबसूरत रहेंगे, कर्म कुछ नहीं तुम्हारा है, लोग तुम्हें तुम्हारे मृत्यु के साथ भूल जाएंगे। लोग तुम्हें तुम्हारे ढलते हुए चेहरे के साथ धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। आज 20-25 साल के हैं आप, अपनी खूबसूरती के उफान में हैं, लोग आपको याद करेंगे। 10 साल के बाद धीरे धीरे आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ते चली जाएंगी, धीरे धीरे आपका चेहरा डल होता चला जाएगा। ये ऐसा ही नहीं रहेगा, आने वाले समय में धीरे धीरे ये गिरता चला जाएगा। और जैसे जैसे समय के अनुसार ये चेहरा गिरता चला जाएगा, वैसे वैसे लोग आपको धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। इसलिए कवि हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि तन की खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी है मन की खूबसूरती, और मन की खूबसूरती आपके कर्मों पे निर्भर करता है। जैसा कर्म आप करेंगे उसी हिसाब से लोग आपको याद करेंगे। तो अपने कर्म, अच्छे कर्मों की संख्या को बढ़ाइए, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाइए कि मरने के बाद भी आप अमर रहें। ऐसे इस कविता का यही थीम है। आइए हम लोग अब इस कविता को शुरू करते हैं। बहुत ही कम लाइन में ये कविता आप लोगों को समझाया गया है। ये कविता मात्र 5-6 लाइन में है। कितने लाइन में? 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 लाइन्स में ये कविता है। केवल 10 मिनट में ये कविता ख़त्म हो जाएगा। मात्र 10 मिनट में ये कविता ख़त्म हो जाएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि कविता अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। इस पोएम को मैं चालू करने जा रहा हूँ, जल्दी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। गाइस, शुरू करते हैं हम लोग ये चैप्टर, और ये चैप्टर आपके स्क्रीन पे है। ये चैप्टर आपके स्क्रीन पे है। आप देखिए, कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे कमेंट्स जो हैं, आप लोग थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए और दिल थाम के बैठ जाइए और सुनिए। इस चैप्टर को आप थोड़ा एकदम मन लगा करके थोड़ा अपनी अंतरात्मा को जगाइए और इस चैप्टर को थोड़ा सुनिए और एंजॉय करिए। एक समय की बात है, वॉल्टर डेलामेयर के मन में एक ऐसा चाह आ गया। वॉल्टर डेलामेयर के मन में एक ऐसा चाह आ गया जो शायद ही कभी पूरा होने वाला था। मैंने आप लोगों से एक चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि ये मन है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी चाह सकता है, और हर चाहत पूरी नहीं होती है। हर चाहत पूरी नहीं होती है, और अगर हर चाहत पूरी होने लगे तो फिर आपको बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा मैंने किसी चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों से कहा था। वॉल्टर डेलामेयर के दिल और दिमाग में एक ऐसी चाहत आ गई तो शायद ही वो पूरा हो सकता था। 99% ना के चांसेस थे और 1% हाँ के चांसेस थे, क्योंकि वॉल्टर डेलामेयर उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। यहाँ आप सही सुन रहे हैं, ये एक ऐसी लड़की से प्रेम कर बैठे थे जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वॉल्टर डेलामेयर एक ऐसी लड़की से प्रेम कर बैठे थे जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी।
I mean पूरे वेस्टर्न कंट्री में उससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई भी लड़की नहीं थी। She was the most beautiful girl in West. I mean to say वेस्ट का कहने का मतलब है कि जितने भी वेस्ट कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई खूबसूरत लड़की थी तो ये वही थी। और इनको अच्छी लगी, ये जा करके उस लड़की को प्रपोज कर दिए। फिर क्या था? डायरेक्टली बिना सोचे समझे उसे अपनी खूबसूरती का गुमान था, उसने मना कर दिया। उसने इनके अंदर के मन की, इनके आत्मा की सुंदरता को नहीं देखा। उसने ये देखा कि ये उतने सुंदर नहीं है जितने सुंदर हम हैं। उसने नहीं देखा कि इनका कर्म कितना बड़ा है। गाइज, डायरेक्टली उसने मना कर दिया। ये बेचारे निराश हो गए, अपनी कविताओं में लीन हो गए, कविताएं लिखने लगे। एक समय आया जब धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगे, और एक समय आया जब वो पूरे तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चली गई, मर गई। एक समय आया जब वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, मर गई। और कवि जहाँ पे क्रिश्चियन वगैरह में जहाँ पे लोग मरते हैं तो उसको जहाँ दफनाया जाता है वहाँ पे एक पत्थर वहाँ पे बनाया जाता है, टॉम्ब बनाया जाता है, वहाँ पे गुंबद टाइप का बनाया जाता है, एक टॉम्ब बना करके, और उस आगे से ऐसे रहता है और वहाँ उस पर लिखा होता है। लोग फिल्मों में आप देखे होंगे गुलाब वगैरह लेकर के जाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं। हाँ जी, आपके कमेंट्स आ रहे हैं नीचे, मैं देख पा रहा हूँ। तो ये अपना पूरा भ्रांस निकालने के लिए जाते हैं वहाँ पे जहाँ उस लड़की को दफनाया गया होता है, और वहाँ जा कर के एक कविता लिखते हैं। ये देखिए कि कितने बड़े मतलब कवि थे। वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के कविता लिखते हैं। और कविता क्या लिखते हैं? यही चंद 7 पंक्तियाँ इन्होंने लिखा वहाँ पे बैठ कर के। और क्या लिखा, आइए पहली पंक्ति पर हम प्रकाश डालते हैं। पहली पंक्ति कहते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखो यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की लेटी पड़ी है। हियर लाइज, यहाँ चाहे दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा खूबसूरत हो, क्या ऐसा है क्या कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, भगवान आपको आपकी खूबसूरती से 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे? और मैं बहुत ज़्यादा कुरूप हूँ, मैं उतना ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, तो भगवान हमको जल्दी उठा लेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। तो कवि कह रहे हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत लड़की, जो कि एक समय था जब दुनिया में इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत थी ही नहीं, आज वहीं पे पड़ी है जहाँ पे खूबसूरत से खूबसूरत और कुरूप से कुरूप लोग यहीं पे होते हैं। क्या फ़ायदा इन खूबसूरती का, क्या फ़ायदा इन खूबसूरत ये शरीर का? जो खूबसूरत है वो भी और जो खूबसूरत नहीं है वो भी, दोनों यहीं पे आना है, दोनों को आखिर में यहीं आना है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉच सी। अब ये जो लाइन है ये उसके बारे में बताया गया है। ये एडजेक्टिव है, एक फ्रेज है, एक आइडम्स है जो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ काम कर रहा है कि वो लड़की कैसी थी। अब कभी अपने मन का भ्रांस निकाल रहे हैं ना, तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है मनचला।
जो एक जगह पे स्थिर ना रहने वाला हो, भटकता इधर उधर इधर उधर भटक रहा है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉचिंग, सी वॉज वेरी मंचली, वह बहुत ही ज़्यादा मंचली थी, एक जगह पे स्थिर रहने वाली नहीं थी, इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकती रहती थी, उसका मन स्थिर नहीं था, मंचली थी बहुत ज़्यादा, जो उसको मन में आता था वही करती थी, बहुत ही ज़्यादा मंचली थी। I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country. मुझे तो, ये कवि हैं, कविता लिख रहे हैं, इनको इतना आसानी से मत लीजिएगा। कवि कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं है। पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की दुनिया में और कोई नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसको अपनी खूबसूरती का गुमान था, देखो आ गई यहाँ पे, वहीं आ गई जहाँ सबको आना है। ये मैसेज इस कविता के जरिए आप तमाम लोगों तक ये वॉल्टर डेलामेयर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि ब्यूटी, बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, ये आता है आप लोगों के 4 नंबर में आएगा कि बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, एक लाइन एक्सप्लेनेशन में आ जाता है ये वाला, बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता और वैनिसेस का मतलब होता है डिसअपीयर्ड, मतलब खत्म हो जाना। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत से आप लोग रूबरू हो जाइए, और दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है, ये जो सुंदरता आप अपने चेहरे पे, ये जो सुंदरता आप अपने शरीर पर लेके घूमते हैं, ये आपका नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। ये आज है, कल ख़त्म हो जाएगा। आज है इतनी सुंदर, ये चेहरा दिख रहा है आपका, आज है सुंदर, लेकिन हमेशा ये सुंदर रहने वाला नहीं है, कल ख़त्म होगा। कल जब आपकी सुंदरता ख़त्म होगी और जब आईना में अपना चेहरा देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ़ होगा। इसलिए अपनी सुंदरता को ज़्यादा निहारो मत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉल्टर डेलामेयर कह रहे हैं, आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन ब्यूटी तो खत्म हो जाती है, ये परमानेंट नहीं, ये टेम्पररी है, ये किराए का घर है, ये एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी खत्म हो जाती है, ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी खत्म हो जाती है। पास, ये देखिए ब्यूटी पासेस, मतलब ब्यूटी चली जाती है, आती है निकल जाती है, आती है निकल जाती है, ये परमानेंट नहीं है। मेरे बच्चों, गुमान मत करना, घमंड मत करना अपनी सुंदरता पे, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। आज है, कल नहीं रहेगा। जब है तो खूब गुमान और खूब घमंड किए, कहीं ऐसा ना हो कि कल ये सुंदरता ना रहे तो अपना मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहो, तुम घर से बाहर निकलने के काबिल भी ना रहो कि हमने तो अपनी सुंदरता, जब हमारी सुंदरता परवान चढ़ रही थी तो मैंने तो खूब घमंड किया, मैं किसी को वैल्यू ही नहीं देता था, और आज जब सुंदरता ख़त्म हो गई है तो फिर रोड पर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सरल तरीके से जियो, बिना किसी घमंड और बिना किसी गुमान के। कवि कहना चाहते हैं कि तन में क्या रखा है, अपने मन और अपने कर्मों को ऊपर आगे बढ़ाओ। लोग तुम्हें तुम्हारी इस सुंदरता पे याद नहीं रखेंगे। देखिए आगे, हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल Who will remember this lady of the West country? अगला लाइन जो है वो बहुत झकझोर के रख देगा आपको। अगला लाइन जो मैं आप लोगों को पढ़ने वाला हूँ आपको झकझोर के रख देगा। आप देखिए, हाउ एवर रेयर इट बी, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, मतलब कितना भी ज़्यादा दुर्लभ, मतलब कितना भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, पूरे वेस्ट में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी अगर सबसे खूबसूरत कोई शरीर है, बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ,
पूरे वेस्ट में नहीं, कभी तो कह रहे कि पूरे वेस्ट में उससे ज़्यादा सुंदर, लेकिन मतलब दुर्लभ हो गई। दुर्लभ का मतलब क्या? मतलब दिया बार के ढूंढने पर एगो मिला कहीं, दुर्लभ मतलब उसको खोजना दुर्लभ है। ललटेन बार के ढूंढ रहे हैं, कहीं दुनिया में एक जगह कहीं मिल गई एक उतनी खूबसूरत। तो कभी कह रहे कि केवल वेस्ट में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में भी अगर कोई लड़की, कोई आदमी अगर कोई खूबसूरत है तो when I crumble, who will remember this lady for the West country? देखिए, कभी अपने मन की बात को कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि चलो मैं उस लड़की से प्रेम कर रहा था तो मैं उसको याद कर रहा हूँ। चलो मैं उस लड़की से प्रेम कर रहा था तो मैंने उसको याद किया। लेकिन when I crumble, जब मैं मर जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब मिट्टी में मिल जाना, जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मेरे शरीर से मेरी आत्मा दूर हो जाएगी, मेरी सांसें थम जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा उसको? ऐसा क्या किया है उसने कि लोग उसको याद करेंगे? कुछ भी तो नहीं। मैं उससे प्रेम करता था इसलिए मैं याद कर रहा हूं उसे, लेकिन उसने ऐसा किया क्या है कि लोग उसे याद करेंगे? लोग उसे क्यों याद करेंगे? एक मैसेज, एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। इस पूरे वेस्ट कंट्री में मेरे अलावा उसको कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ वो सुंदर थी और उसकी सुंदरता मुझे भा गई थी और मैं उसे प्रेम करने लगा था और उसकी सुंदरता की वजह से मैं उसे प्रेम कर रहा था, इसलिए मैंने उसे याद किया। लेकिन मेरे अलावा जब मैं मर जाऊंगा इस दुनिया से तो कौन याद करेगा उसको? लोगों की सुंदरता पे लोग अमर नहीं बनाते हैं, लोग उसे उसके कर्मों पे अमर बनाते हैं। अच्छा कर्म करो, मरने के बाद भी लोग तुम्हें तुम्हारी सुंदरता का व्याख्या करेंगे। मतलब कौन सी सुंदरता का? अपने अंदर की सुंदरता का, अपने मन की सुंदरता का व्याख्या करेंगे लोग। तुम्हारे शरीर की सुंदरता का मरने के बाद कोई पूछ नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे कर्मों की, जो काम तुम करके जाओगे उस कर्मों की व्याख्या मरने के बाद होगी। एक अच्छा काम करो, अपने तन के जगह अपने मन को सुंदर बनाओ, अपने कर्मों को सुंदर बनाओ, अपने आने वाले जीवन को मरने के बाद भी अगर अमर बनाना है तो अपने कर्म के आधार पे ये पेंट पुचारा करके अपने आप को सुंदर बना के आप नहीं कर सकते हैं दुनिया को, अपने आप को अमर दुनिया में अपने आप को अमर करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो अमर कर सकता है, और वो क्या है? वो है आपका कर्म। तो मेरे बच्चों, बस ये 7 लाइन का ये कविता था, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, ये तो इनके तरफ से मैसेज था, एक मेरा मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि जो ये मैसेज दिए हैं ये मैसेज गलत नहीं, ये बहुत ही परफेक्ट मैसेज है। सो इस मैसेज को आप अपने दिल और अपने दिमाग, अपने शरीर के रोम रोम में बसा लीजिएगा। मेरा यही मैसेज है कि इनका मैसेज सही है, और आप इस मैसेज को सिर्फ किताब 12th क्लास के किताब के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए इस मैसेज को अपने दिल, तन, मन, धन हर जगह पे बैठा लीजिएगा। और आज से प्रण कर लीजिए कि तन की सुंदरता कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो मन की सुंदरता होता है। तन कितना भी गोरा हो, अगर मन काला है तो आप काले हैं, लोग आपको बुरी नज़र से देखेंगे। सो मेरे बच्चों, इस चीज़ को आप हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो आप लोगों का समाप्त होता है। गाइज, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को रिमेंबर कर लीजिएगा। तो गाइज, आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स है जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है हियर लाइज। वहाँ लाइज का क्या मतलब है? हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यही लिखा हुआ है ना सबसे पहला वाला लाइन। गुड। सो यहाँ लिखा हुआ है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी।
यहाँ लाइज का मतलब लेटना, कहाँ लेटना, दफन, दफन होना। यहाँ लाइज का मतलब यहाँ इस चैप्टर के आधार पे मैं ये सारे वर्ड मीनिंग्स दे रहा हूँ। सो इस चैप्टर के आधार पे यहाँ हियर लाइज का मतलब यहाँ दफन है। कौन दफन है? अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, इसका मतलब होता है मन चली। ये मैंने आप लोगों को जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, मन चली। उसके नीचे वेनिसेस एंड पासेस, मैंने एक लाइन आया था ना, ये एक्सप्लेनेशन में आता है। जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। वेनिसेस एंड पासेस, वेनिसेस एंड ब्यूटी, वेनिसेस ब्यूटी, पासेस था ना, तो ख़त्म हो जाना या लुप्त हो जाना। वेनिसेस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या लुप्त हो जाना। ब्यूटी वेनिसेस एंड ब्यूटी पासेस मतलब खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब मिट्टी में मिल जाना या टुकड़े टुकड़े हो जाना या मर जाना। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था। सो व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, तो उस वक्त फिर कौन याद करेगा? ऐसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इस चैप्टर में। सो क्रम्बल का मतलब मिट्टी में मिल जाना, मर जाना, ये क्रम्बल। हाउएवर, भले ही, हाउएवर का मतलब भले ही कितना ज़्यादा दुर्लभ हो वैसी सुंदर स्त्री को पाना, लेकिन जाना तो एक ही जगह पे है, उसी कब्र में मरना है सबको। तो गाइज, इस प्रकार से ये वर्ड मीनिंग भी आप लोगों का समाप्त हो गया। ये चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी मैंने आप लोगों को दे दिया। अगले क्लास में जब मैं आप लोगों से मिलूँगा तो अगले क्लास में इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको आपके ज़ुबान पे होना चाहिए, क्योंकि कल जब मैं आप लोगों से मिलूँगा तो पहले 10 मिनट तक आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, उसके बाद इसका समरी लिखवाऊंगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम, मैं पहला 10 से 15 मिनट में आप लोगों से इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछूंगा और सबको याद होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को। सो गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए जोश और जुनून के साथ अगले क्लास में, कल इसी चैनल पे इसी समय। सो देखना ना भूले हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे ऑन यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस अनिल माथुर सर को। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय। नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। गाइज, आप सारे लोग, जितने भी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, वो सारे लोगों से मेरा एक अपील है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए, थोड़ा ध्यान लगा करके पढ़िए, क्योंकि एक बार अगर स्किप कर गया, एक बार अगर छूट गया तो आप लोग तो यही सोच रहे होंगे छूट गया तो क्या, दोबारा देख लेंगे। हाँ, तो यही तो फ़ायदा है कि आप लोगों को दोबारा मिल जा रहा है। लेकिन फिर भी पढ़ाई जो लाइव चल रहा है तो उस समय आपको देखना चाहिए ध्यान से। चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, बाय बाय।